सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी क्षितिज काव्य खंड में अगली कविता। ठीक है, कविता का नाम है कन्यादान और इस कन्यादान कविता के जो कवि हैं वो हैं ऋतुराज जी। तो बच्चों, सबसे पहले हम कवि ऋतुराज जी के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है, देखो, ऋतुराज का जन्म जो हुआ था, इनका जन्म हुआ था 1940 में भरतपुर राजस्थान में हुआ था। ठीक है, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से इन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। ठीक है, वहाँ से इन्होंने एमए किया और 40 वर्षों तक इन्होंने अंग्रेजी साहित्य में अध्यापन के बाद अब सेवानिवृत्ति लेकर वे जयपुर में रहते हैं। इन्होंने 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य को पढ़ाया और अब ये वहाँ से रिटायर होकर के जयपुर में रहते हैं। उनके अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें एक मरण धर्मा और अन्य पुल पर पानी, सूरत निरत और लीला मुखारविंद प्रमुख हैं। अब इनकी क्या है, 8 कविताएं इनकी अब तक प्रकाशित हो चुकी हैं और इनमें जिनमें एक मरण धर्मा और अन्य पुल पर पानी, सूरत निरत, लीला मुखारविंद, ये उन 8 कविताओं में से मुख्य कविताएं हैं। इन्हें सोमदत्त, परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान, बिहारी पुरस्कार मिल चुके हैं। ठीक है, मुख्य धारा से अलग समाज के हाशिए के लोगों की चिंताओं को ऋतुराज ने अपने लेखन का विषय बनाया है। उनकी कविताओं में दैनिक जीवन के अनुभव का यथार्थ है और वे अपने आसपास रोज़मर्रा में घटित होने वाले सामाजिक शोषण और विडंबनाओं पर निगाह डालते हैं। यही कारण है कि उनकी भाषा अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी है। अब देखो बच्चों, जो ऋतुराज जी है, इनकी जो कविता है वो कैसी है, वो ऐसी हैं कि इन्होंने अपनी कविताओं में समाज के लोगों की जो चिंताएं हैं वो इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से बताया है। और इनकी कविताओं में दूसरी बात क्या है कि दैनिक जीवन में जो भी सत्य अनुभव है, लोगों की सत्य घटनाएं हैं, उनको इन्होंने अपनी कविताओं में बताया है। और इनके आसपास जो भी रोज़मर्रा में घटित जो भी घटना होती है समाज में, ठीक है, वो इन्होंने उस पर नज़र डाल के और उसके बाद इन्होंने उसे कविताओं के माध्यम से बताया है। यही कारण है कि इनकी जो भाषा है वो कैसी है, लोक जीवन से जुड़ी हुई है। अब बच्चों, ये है कविता कन्यादान। ठीक है, इस कविता में क्या होता है, एक माँ रहती है और एक लड़की रहती है। माँ जब अपनी लड़की की शादी करती है तो तब की एक कविता में ये बताया गया है कि जब वो अपनी बेटी की शादी करती है तो उसे कितना दुख होता है। ठीक है, यही इस कविता में बताया गया है। और माँ अपनी लड़की को क्या क्या सीख देती है ससुराल जाते समय, वो भी इस कविता में हम पढ़ेंगे। ठीक है, वो भी कवि ने बताया है। अब है, कितना प्रमाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। अब कवि क्या कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं, कवि कन्यादान के समय माँ की स्थिति और उसके द्वारा लड़की को दी गई सीख के विषय में कह रहे हैं कि वो अपनी लड़की को क्या क्या सीख देती है। कि कितना प्रमाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। अब कवि कह रहा है कि किसी माँ का वह दुख दूसरा किस प्रकार जान सकता है, जो उसे विवाह के समय अपनी कन्या का दान करते समय हुआ होगा। कि कवि कह रहा है कि उस समय ऐसा लगता है कि वह अपनी अंतिम पूंजी दान कर रही हो।
ऐसी व्यक्ति को जिसकी पात्रता अपात्रता के विषय में उसे स्वयं दुविधा हो कि वह उसकी उसे अमूल्य पूंजी को भली भांति सहेज कर रख भी पाएगी या अथवा नहीं। ठीक है। अब कवि आगे कह रहे हैं कि लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। अब कवि कह रहे हैं कि कवि की माँ क्या है, माँ के दुख को कवि कह रहा है कि उस लड़की की माँ कह रही है कि लड़की अभी विवाह योग्य आयु की नहीं थी या सयानी विवाह के लिए के योग्य नहीं थी, इसलिए उसे सांसारिक समझ बिल्कुल नहीं थी कि जीवन जीने के लिए बड़ी चतुराई की आवश्यकता होती है। ठीक है। भोले भाले और सीधेपन से जीवन में काम नहीं चलता, किंतु लड़की जीवन की सच्चाई को अनजान वास्तव में अत्यंत भोली और सरल स्वभाव की थी, क्योंकि अभी वो शादी करने लायक नहीं थी, अभी वो नाबालिग थी। ठीक है। अपने इसी भोलेपन और स्वभाव को सरलता के कारण वह विवाह संबंधी सुखों के स्वप्न सजाना ही जानती थी। वह इस वास्तविकता से बिल्कुल अनभिज्ञ थी कि जिन सुखों की वह कल्पना कर रही है, विवाह के बाद की सच्चाई ठीक इसके विपरीत है। उसे विवाह के बाद ससुराल में किन दुखों, कठिनाइयों, संघर्षों और पीड़ाओं को सहना पड़ेगा, इसका उसे तनिक भी ज्ञान न था। दुख क्या होता है और उससे पार कैसे पाया जाता है, जीवन की पाठशाला में अभी उसने यह पाठ पढ़ना न सीखा था। ठीक है। कि उसे दुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ दुखों और कुछ लयबंद पंक्तियों की। अब कवि आगे कह रहे हैं कि अभी वो दुख क्या होता है और उससे कैसे पार पाया जाता है, जीवन की पाठशाला में अभी उसने यह पाठ पढ़ना नहीं सीखा था। ठीक है। विवाह के मधुर मोह सुखों की कल्पना को स्पष्ट ज्ञान प्रकाश में ही अभी उसने देखा था, इसीलिए वह अभी यही समझती थी कि विवाह खूब सजने और संवरने और आभूषण तथा सुंदर वस्त्र धारण करने का सुनहरा अवसर होता है। उसके लिए तो विवाह अभी सुंदर कविता की मोहक तुकबंदी और लयबंद पंक्तियों की सरसता के समान आनंद प्रदान करने वाला आयोजन था। ठीक है बच्चों, जैसे एक कविता रहती है, जैसे उसकी लाइनें हम लाइन से गाते हैं, लय से गाते हैं, तो उस लड़की को भी क्या था, वही पता था कि जैसे कविताएं होती हैं वैसे ही शादी के बाद भी हमारा जीवन होगा। हमें क्या है, मुझे ससुराल में जाके आनंद ही आनंद मिलेगा। ठीक है। वह यह बिल्कुल नहीं जानती थी कि विवाह जीवन की कटु सच्चाइयों, संघर्षों और दुखों का प्रवेश द्वार है। ठीक है। आगे कवि कहते हैं कि बेटी की यही स्थिति माँ की दुखों का कारण थी, क्योंकि बेटी जिन दुखों को जानती तक न थी, माँ ने उन्हें स्वयं भोगा है। इसीलिए बेटी के सुखमय जीवन की चिंता से दुखी है कि उसकी बेटी कैसे इन दुखों को सहन करेगी ससुराल में जा कर के। ठीक है। ये सारी सीख क्या कर रही है, माँ अपनी बेटी को दे रही है। अब कवि आगे कह रहे हैं, माँ ने कहा पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा लड़की होना, पर लड़की जैसे दिखाई मत देना। ठीक है। अब कवि क्या कर रहे हैं, कन्यादान करते समय माँ अपनी बेटी को सीख दे रही है। क्या सीख दे रही है कि माँ ने कहा पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रेंजना, कि उसकी माँ कह रही है कि ससुराल में जाकर कुएं अथवा नदी में जल भरते समय या दर्पण में बनने वाले अपने चेहरे के
प्रतिबिंब की सुंदरता को देखकर उस पर मत रीझना, अर्थात अपने सौंदर्य पर स्वयं भी कभी मुग्ध न होना। घमंड मत करना कि मैं बहुत अच्छी हूँ। अगर तूने ऐसा किया तो कभी भी अपनी सुंदरता पर घमंड मत करना। तो उसकी माँ कह रही है कि यदि तूने उस समय घमंड किया तो हो सकता है कि वह तालाब अथवा कुएं का जल ही तेरे जीवन को लील जाए, अर्थात तेरे घमंड करने पर तेरे ससुराल वाले तुझे जल में डुबोकर मार भी सकते हैं। ठीक है, आगे कवि कह रहे हैं कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। अब कवि आगे कह रहे हैं कि यह भी हो सकता है कि तेरे घमंड से क्षुब्ध होकर वे तुझे उस आग में जलाकर मार डालें जिसका प्रयोग रसोई में रोटियां सेकने के लिए किया जाता है। अब बच्चों, कवि यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है? कवि यहाँ दहेज के लिए जलाकर मार डाली जाने वाली कन्याओं की स्मृति कराते हुए कहता है कि आग लड़कियों के जलाने के लिए नहीं है बल्कि रोटियां सेकने के लिए है। ठीक है, अब आगे कह रहे हैं कवि कि वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। अब माँ लड़की को ऐसा कहकर लोभियों पर कटाक्ष कर रही है और अपनी पुत्री को सावधान कर रही है कि ससुराल में जाकर सावधान रहना। क्यों माँ कह रही है? वह अपनी पुत्री को आगे समझाते हुए माँ कह रही है कि वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों के समान है। स्त्री जीवन के लिए पुरुष वर्ग स्त्री को वस्त्र और आभूषण के मोहक जाल में फंसाकर जीवन भर उसका सब प्रकार से शोषण करता है। तो इसलिए माँ अपनी बेटी को कह रही है कि यदि तुझे अपनी स्वतंत्र सत्ता बनाए रखनी है तो तू इन वस्त्रों और आभूषणों के प्रति आकर्षित मत होना। ठीक है, और माँ अपनी बेटी को एक और सीख देती है कि तो मन से तो लड़की के गुण रखना। ठीक है, अब कवि आगे कह रहे हैं, माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। अब उसकी माँ उसे कह रही है तो मन से तो लड़की के गुणों, निश्चलता, सरलता और भोलेपन को अवश्य धारण करना, किंतु इस संसार के सामने अपने गुणों को प्रकट मत होने देना। क्योंकि यदि लोग यह जान गए कि तू निश्चल, सरल और भोली भाली है तो वे तेरा शारीरिक, मानसिक सब प्रकार से शोषण करेंगे। ठीक है, और तुझे अपने अधिकारों के प्रति हर पल सजग रहना है जिससे कोई भी तुझ पर किसी भी प्रकार का अन्याय न कर सके। तो कभी भी किसी भी अन्याय को चुपचाप सहन मत करना, और यह तभी संभव है कि भीतर से तो लड़की जैसी बनकर रहना, किंतु बाहर से व्यवहारिक रूप में लड़की जैसी बनकर मत रहना, औरतों के जैसे बन के रहना। तो बच्चों, इस कविता में जो कवि हैं ऋतुराज जी, उन्होंने क्या बताना चाहा है कि एक माँ जब अपनी बेटी को शादी करती है, जब वो नाबालिग रहती है, जब उसे पढ़ने की उम्र होती है, तब उसकी शादी कर लेते हैं। ठीक है, तो उसे ये पता नहीं रहता है कि शादी के बाद उसके साथ क्या क्या होने वाला है, कैसे कैसे अपराध उसके ससुराल वाले उसके साथ करेंगे। ठीक है, तो वही तो उसकी माँ उसे समझाते हुए कहती है कि तू ससुराल में जाना, लेकिन कभी अपने आप पे घमंड मत करना, अपनी सुंदरता पे घमंड मत करना। अगर तूने अपनी सुंदरता पे घमंड किया तो हो सकता है वो तुझे आग या पानी से मार भी सकते हैं। और कभी भी तो वस्त्र और आभूषणों के प्रति आकर्षित मत होना, कि अच्छे अच्छे कपड़ों और अच्छे अच्छे आभूषणों के प्रति आकर्षित मत होना। अगर तू उनकी ओर आकर्षित हुई तो जो तेरा पति है वो लोग क्या करेंगे, तुझे तेरा बहुत शोषण करेंगे, इसलिए उनकी ओर आकर्षित मत होना। और एक बात यहाँ पे माँ और कहती है कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, लड़की के जैसे तो रहना, अपने मन में, अपने गुणों में लड़की जैसे
मन से लड़की जैसे रहना, ठीक है, लेकिन बाहर से लड़की जैसे मत रहना। अगर तूने लड़की जैसे तूने काम भी वैसे ही किए तो वो क्या समझेंगे, ये बहुत भोली भाली है, ये बहुत सीधी लड़की है, तो वो तेरा क्या करेंगे, शोषण करते रहेंगे। और तुझे अपने अधिकारों के प्रति ससुराल में सचेत रहना है कि जो भी चुप नहीं रहना है, चुपचाप किसी भी दुख को मत सहना, क्योंकि अपने अधिकारों के प्रति हमें सचेत रहना चाहिए। ठीक है, तो माँ ये सारी सीख क्या करती है, इस कविता में अपनी लड़की को देती है।